जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਦਮ ਰਹੇ ਸਿਹਤਯਾਬ। ਇਸੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਹਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁੱਕਰ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਢਾਕਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ जी आयन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीटीसी न्यूज़ इस अपॉर्चुनिटी के लिए और इस विषय पे बात करने के लिए, जिस पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को अवेयर होना और इस विषय पर बात करना। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर वर्ड इज़ इटसेल्फ ए डेथ सेंटेंस। किसी भी मरीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि आपको किसी को डिक्लेयर करते हैं कि जी आपको ये कैंसर की बीमारी है, सो एक बार पेशेंट के भी और डॉक्टर के भी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। हमारे भारत की अगर बात करें तो पिछले तकरीबन 12 या 14 साल में कैंसर के केसेस ऑलमोस्ट दुगने हो गए हैं। हम कहें कि नए कैंसर केसेस से जो डेटा निकाला जाता है, तकरीबन 2020 में 17 लाख नए कैंसर केसेस इंडिया में सामने आए हैं और पंजाब का भी यही ट्रेंड है। साथ ही जो आपने सवाल पूछा कि कैंसर के बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि कुछ कारण ऐसे हैं जिसको हम रोक सकते हैं और कुछ कारण ऐसे हैं जो हमारी फैमिली से, हमारे जेनेटिक्स से जुड़े हुए हैं। ऐसे कारण जिनको हम रोक सकते हैं उसमें 40 से 50% कारण हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। बैठे बैठे काम करना, एक्सरसाइज का रूटीन में अपनी लाइफ में उतना यूज़ नहीं होना, खाने पीने में पिज़्ज़ा बर्गर का जो कल्चर है, इन सब कारणों से मोटापा, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण हैं जिसको हम लाइफस्टाइल से जुड़े कारण कहते हैं और जो तकरीबन 40-50% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल कैंसर केसेस को। कुछ ऐसे कारण भी हैं जैसे कि जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, हमारे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन, रेडिएशन हज़ार्ड, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मे भी हमारा कुछ तरीके से हमारा रहन सहन, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर मैं बात करूं तो लेट उम्र में शादी होना, कम बच्चों का होना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेफिनेटली हमारे जीवन में बड़ा इम्पैक्ट करते हैं और इनसे कैंसर का जो इंसिडेंस है या जो केसेस की संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ जी, एक बार तो फिर से शुक्रिया पीटीसी न्यूज़ का ये इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पे आज देने के लिए, क्योंकि भारतीय महिलाओं में कैंसर की जागरूकता एक बहुत ही अहम मुद्दा है। भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत सारी महिलाओं की जानें सिर्फ इसलिए जाती हैं क्योंकि उनकी बीमारी का जो है लेट पता चलता है, या फिर पता चलने के बाद जो है अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है। तो ये सारी जो इसका मूल कारण है वो है बेसिकली उनका अज्ञानता, उनको जागरूकता ना होना। तो यहाँ पे अगर हम भारतीय महिलाओं में होने वाले कैंसर की बात करें तो सबसे कॉमन टॉप पे ब्रेस्ट कैंसर आता है, और ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर, जो कि ना सिर्फ भारतीय महिलाओं में बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। और हर साल देखें तो भारत में ब्रेस्ट कैंसर्स के करीब 1.5 लाख मामले नए सामने आते हैं। और जो परेशान करने वाली बात ये है वो कि सिर्फ इसमें से 60% यानी कि 60% ही लंबा सर्वाइव कर पाते हैं। और यही फिगर्स अगर हम पश्चिमी देशों से कंपेयर करें तो वहाँ पर ये सर्वाइवल रेट 90% से भी ज़्यादा होती है। बात करते हैं अगर दूसरे कॉमन कैंसर्स की लेडीज़ में, तो वो सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर जिसको गर्भाशय यानी कि बच्चेदानी का निचले हिस्से का कैंसर आम भाषा में बोला जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भारत में होने वाला ये सबसे कॉमन कैंसर होता है और इसमें भी महिलाएं जो है 50% तक महिलाएं ही लंबा जो है जी पाती हैं। सो कुल मिलाकर अगर हम देखें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर 50% केसेस जो हैं इन दोनों कैंसर्स के ही महिलाओं में, भारतीय महिलाओं में होते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? सो अगर मैं पुरुषों और स्त्रियों में दो भागों में डिवाइड करूं तो पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर प्रोस्टेट या फिर मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर। स्त्रियों में सबसे कॉमन ब्रेस्ट और गर्भाशय का कैंसर। मुंह के कैंसर में मुंह में अगर कोई छाला हो गया है, गले में कोई गिल्टी हो गई है, औरतों में स्तन में अगर कोई गांठ है, निप्पल से कोई ब्लीडिंग या डिस्चार्ज आ रहा है, आर्म पिट में या एक्जिला में कोई गिल्टी बनी हुई है, खाने में कोई तकलीफ़ है, कोई ऐसी खांसी है जो इलाज के बावजूद भी अगर नहीं जा रही है, अगर आपका रिकरेंट वेट लॉस हो रहा है 10% से ज़्यादा कुछ ही महीनों में वेट लॉस हो जाना इज़ सिग्निफिकेंट फैक्टर, कोई ऐसा अल्सर है या कोई ऐसा घाव है जो नहीं ठीक हो पा रहा है। पुरुषों में अगर बात करें पर्टिकुलरली 60 साल 70 साल के ऊपर एज ग्रुप की, अगर बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रात का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गया है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होने लग जाता है, सो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ समस्या चल रही है और हमें अपने कंसर्न डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि इसके लिए आगे क्या किया जा सकता है। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ओरल कैविटी में मुंह के कैंसर्स में मरीज़ को अक्सर एक छाला या रेडनेस नज़र आती है जो इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रही है। ज़्यादातर केसेस में लोग इसे इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि ये पेनलेस होता है, उसमें पेन नहीं होता है, सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिले किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। फेफड़े के लिए अगर बात करें तो लंबे समय से खांसी का होना, बलगम में खून का आना, छाती में दर्द, सांस की तकलीफ़, ये कुछ ऐसे प्रमुख लक्षण हैं जिनके आधार पे आप मुंह के या फेफड़े के कैंसर का अनुमान लगा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर पेशेंट के बैकग्राउंड में अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे, ज़्यादातर केसेस में तंबाकू या फिर स्मोकिंग का एक फैक्टर आपको ज़रूर मिलेगा। ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ट्रीटमेंट रिलेटेड दो गल्लां ने जिहदे च आपां कहने हैं कि वन इज़ दी डायग्नोस्टिक पार्ट कि किवें तुसीं डायग्नोज कर सकते हो पेशेंट नूं, एंड सैकेंड इज़ दी ट्रीटमेंट पार्ट कि अगे इलाज किवें कीता जा सकता है। सो डायग्नोस्टिक पार्ट में आपके पास कुछ चीज़ें हैं जैसे ब्लड टेस्ट, ब्लड में किए जाने वाले ट्यूमर मार्कर का टेस्ट जैसे PSA का टेस्ट, CEA का टेस्ट, और कुछ इमेजिंग स्टडीज़ जिनमें कि CT स्कैन, MRI या PET CT स्कैन। PET CT स्कैन एक ऐसा टूल है जो मॉडर्न साइंस में कैंसर के स्टेजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और एक आपको अप्रोप्रिएट स्टेजिंग के मरीज़ के अप्रोप्रिएट स्टेजिंग के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और मैं बड़े प्राउडली मेंशन करना चाहूँगा कि सोहाना हॉस्पिटल हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट PET CT स्कैनर्स। एंड सेकेंडली ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट में 3 अलग अलग कंसेप्ट हैं। वन इज़ सर्जरी, सेकेंड इज़ कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, एंड थर्ड इज़ रेडिएशन थेरेपी। सो सर्जरी में अगर एडवांसमेंट की बात मैं करूं, सो आजकल पुराने ज़माने में आज से 10 से 15 साल पहले चले जाएं तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कंप्लीट रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट किया जाता था। आजकल कोशिश ये की जाती है कि स्तन को जहाँ तक हो सके ब्रेस्ट को बचाया जाए, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। एब्डोमेन में सर्विक्स के कैंसर्स के लिए जो सर्जरी करी जाती है वो आप दूरबीन से या लैप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं। कीमोथेरेपी पार्ट की अगर बात करें तो बहुत सारा एडवांसमेंट है जिसमें कि कुछ पार्ट में तो कीमोथेरेपी दिया ही नहीं जाता है और कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी जिसमें आपको सिंपल टैबलेट्स दिए जाते हैं और टैबलेट्स के
पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन के आधार पे आपको टैबलेट्स दिए जाते हैं और उससे आपका इलाज आगे किया जाता है। रेडिएशन का जहाँ तक सवाल है, ये भी ऐसा एक टूल है जिसमें अलग अलग टेक्निक्स जैसे IMRT, IGRT, VMAT टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ताकि सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज कम से कम हो। सो एक तरीके से लास्ट एक डिकेड में मैं कहूँगा कि कैंसर में एक ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेवोल्यूशन आया है, जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट में तो सुधार होता ही है और ट्रीटमेंट से रिलेटेड होने वाली टॉक्सिसिटी भी डेफिनेटली कम होती है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मोहाली में फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, जहाँ पे एक ही छत के नीचे सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड लेटेस्ट रेडिएशन की फैसिलिटी आने वाले कुछ समय में सोहाना हॉस्पिटल में अवेलेबल होगी, जहाँ से पेशेंट्स को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के हमारे पेशेंट्स को किसी और शहर में दूर अपने घर से ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अंडर वन रूफ आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर ट्रीटमेंट मिलेगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? हाँ जी, देखिए जब भी हम कैंसर के इलाज की बात करते हैं तो उसको टाइमली उसका पकड़ में आना, उसका अर्ली डिटेक्शन होना इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही कुछ महिलाओं में होने वाले कैंसर्स के ऊपर भी है। अगर हम बात करें ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की, तो इन कैंसर्स का अगर हम लोग टाइमली चेकअप करवाते रहें, सारी महिलाएं जो है हमारी अगर टाइमली एक रेगुलर चेकअप करवाते रहें तो ये कैंसर्स आसानी से पकड़े जा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो कि जो भी महिलाओं को जो साइंस आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, जो कि जनरली एक छाती में एक गांठ के जैसे पहले प्रेजेंट होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी पहले बताया, और जिसमें या तो कुछ और निपल से डिस्चार्ज हो सकता है या फिर ब्रेस्ट की स्किन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा अगर किसी को भी कुछ महसूस होता है तो एक डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन की, तो ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है ब्रेस्ट कैंसर को टाइमली डिटेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन के दो हिस्से होते हैं। एक वो होता है जो मरीज़ खुद से करते हैं, जो महिलाएं खुद से करती हैं। एक वो होता है जो कि हॉस्पिटल में, क्लिनिक में हम लोग करते हैं। सो पहला जो कि महिलाएं खुद करती हैं उसको हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं, जिसमें महिलाएं खुद अपने ब्रेस्ट की एग्ज़ामिनेशन हर महीने में एक दिन खुद स्वयं ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने शरीर को जानना महिलाओं के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनसे बेहतर कोई जज नहीं हो सकता अगर कुछ भी एबनॉर्मल लगता है उसका पता लगाने के लिए। दूसरा जो ज़रूरी अहम चीज़ है वो है मेमोग्राफी, जो कि हम सब लोग अभी सभी महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं इसको जानती होंगी अभी, क्योंकि काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। सो मेमोग्राफी जो है वो एक एक्सरे जांच होती है ब्रेस्ट की, जो कि हर महिला को साल में हर साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली 40 साल की उम्र के बाद। कुछ ऐसा ही सर्वाइकल कैंसर के साथ है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर में एक लंबा एक प्री कैंसर फेज़ होता है जिसको हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। एंड एक सिंपल टेस्ट उसमें हम लोग करते हैं जिसको हम लोग पैप स्मीयर बोलते हैं। पैप स्मीयर 21 साल से जो शुरुआत होता है एक टेस्ट, हर 3 साल में ज़रूर करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेके आप इसको स्टार्ट करवा सकते हैं। ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? इस विषय पर स्क्रीनिंग पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि 2020 की एक एम्स की स्टडी है जो ये बताती है कि सिर्फ 12% महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर में शुरुआती स्टेजेस में हॉस्पिटल में सलाह के लिए आती हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा आज के युग में नहीं होना चाहिए। तो स्क्रीनिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सिंपल टेस्ट करके बीमारी को शुरुआती स्टेजेस में ही डिटेक्ट किया जा सकता है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जिसे हम कहते हैं। सिंपल टेस्ट के द्वारा आप बीमारी को
डायग्नोज कर सकते हैं, जिनमें कि सबसे ऊपर ब्रेस्ट कैंसर है, जिसके लिए बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टूल अवेलेबल है, जिसको मैमोग्राफी कहते हैं। जैसा मैम ने बताया, इट इज़ अ सिंपल एक्सरे, छाती का एक स्तन का एक्सरे आपको करना है, उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पैप स्मीयर किया जा सकता है सर्वाइकल कैंसर्स के लिए। कोलोन कैंसर्स के लिए आपके लैट्रिन की जांच की जाती है। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA किया जाता है 60 साल से 70 साल के ऊपर। सो ये कुछ ऐसे कॉमन कैंसर्स हैं जिसके लिए आप सिंपल जांच करा के डायग्नोज कर सकते हैं कि ये बीमारी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है, जहाँ पे पेशेंट का कंप्लीट, आई वुड से मोर देन 90% ट्रीटमेंट क्योरेबल स्टेजेस में जाता है। इते मैम ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ। देखिए यहाँ पे हमें कैंसर के रिस्क फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कैंसर के होने के पीछे कुछ कारण होते हैं जिन रिस्क फैक्टर्स को हम लोग मेनली या तो मॉडिफाइएबल जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कुछ अनमॉडिफाइएबल होते हैं जिसको जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि हमारी जीन्स जिनके साथ हमारा जन्म होता है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अपनी लाइफ में चेंज करके अपने कैंसर के रिस्क को घटा सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्वास्थ्य, एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी एक बहुत अहम रोल अदा करती है। और कैंसर के लिए भी एक ही चीज़, वही चीज़ अप्लाई करती है, आपकी इम्यूनिटी। एक अच्छी इम्यूनिटी से ना ही सिर्फ महिलाओं में होने वाले कैंसर बल्कि सभी में होने वाले कैंसर, महिलाओं में पुरुषों में होने वाले कैंसर से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए जो हमें ध्यान रखना है वो है एक अच्छा खाना, स्वस्थ खाना, क्योंकि वो घर का ही खाना होता है, वो सिंपल खाना होता है, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। आपने सिर्फ घर का सिंपल खाना लेना है और बराबर आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, किसी भी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए और उसके साथ साथ अपना वज़न कंट्रोल रखना। वज़न आपका नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि मोटापे से बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अपना वज़न कंट्रोल रखें, साथ के साथ जो है जो एडिक्शन है उससे दूर रहें, स्मोकिंग से, तंबाकू से, अल्कोहल से, इन सारी चीज़ों से दूर रहें, तो हम सभी कैंसर से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਥ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ। किसी भी पेशेंट को मैं अगर OPD में देखता हूँ और उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, तो पेशेंट का पहला रिएक्शन होता है कि मुझे सानू कीमोथेरेपी नहीं करवानी। सो मैं अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, कीमोथेरेपी इज़ जस्ट अ वर्ड। कीमोथेरेपी का मतलब है कैंसर की दवाइयों से कैंसर का इलाज। उसको एक टर्म डिपिक्ट किया गया है कि कीमोथेरेपी, ये कोई ऐसा कोई अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल एक इंजेक्शंस द्वारा दी जाने वाली टेक्निक है जिससे पेशेंट की अलग अलग बीमारियों का, अलग अलग कैंसर्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। सामान्य रूप से लोगों के मन में ये आता है कि अगर मुझे कीमोथेरेपी शुरू हो गई तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी, या मैं उठ भी नहीं पाऊँगा, या मैं ट्रीटमेंट सहन नहीं कर पाऊँगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के इस इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के इस युग में हमारे पास ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, ऐसे बहुत सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जिससे कीमोथेरेपी से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनसे पेशेंट को लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी, या वॉमिटिंग होगा, या हेयर लॉस होगा, तो आजकल की जो दवाइयाँ हैं, जो कीमोथेरेपी दी जाती है, उनसे ऐसा नहीं होता है। बट डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिन्हें अकॉर्डिंगली सपोर्टिव केयर के द्वारा पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ?
कीमोथेरेपी जैसे कि सभी दवाइयों के थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हर दवाई के होते हैं, वैसे ही कीमोथेरेपी के साथ भी थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो हम लोग आसानी से उसको नई दवाइयों के साथ उसको मैनेज करते हैं और 90% मरीज जो है बिना किसी ज़्यादा तकलीफ़ के आराम से अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं और कैंसर से मुक्त भी होते हैं। तो इधर डॉक्टर संदीप, जो हुन कैंसर पेशेंट ने जो अपना इलाज करवा रहे ने, कैंसर ਦਾ ट्रीटमेंट करवा रहे ने, जेरे इलाज ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ नहीं लेना चाहिए? जी, दोनों बातें हैं, ट्रीटमेंट के दोनों एंगल हैं। नंबर 1 कि अपनी डाइट का, अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखें, अच्छा साफ हेल्दी खाना खाएं। और आजकल का जैसा सिनेरियो कि जिसे कोविड सिनेरियो हम कहते हैं, सो इसमें पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं, अपने डॉक्टर की सलाह लेके कोविड से डेफिनेटली वैक्सीनेट कराएं और अपने डॉक्टर से अपने ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी लें कि मुझे किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कीमोथेरेपी की, इम्यूनोथेरेपी की, हार्मोनल थेरेपी की। सो इन सब बातों से अवेयर होके आप एक अच्छा ट्रीटमेंट भी ले पाएंगे और अच्छी लाइफ भी जी पाएंगे और ट्रीटमेंट से मुक्त भी हो पाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਣਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।